संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा बोला गया कि सिफारिश नहीं, क्षेत्र में काम करने वाले को ही मिलेगी टिकट। मंडलम सेक्टर व बीएलए की बैठक में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने तो शब्दों में कहा कि मैं टिकट बांटने नहीं आया हूं, सिर्फ संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भेजा है। मंडलम सेक्टर व बूथ मजबूत होगा तभी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। स्पष्ट किया कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि टिकट नेताओं की सिफारिश पर मिलेगी। टिकट पाने के लिए क्षेत्र में कार्य करना होगा। पिछले चुनाव में पोलिंग बार मिले मत की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही जनता के बीच उनकी छवि कैसी है, पार्टी के लिए क्या कार्य किए हैं, उसका आकलन किया जाएगा। मंडलम सेक्टर बीएलए की ताकत से ही 2023 में कांग्रेस फतेह करेगी। जो कार्य नहीं करना चाहते, पार्टी में उनकी जरूरत नहीं है। वहीं जब दिग्विजय सिंह ने बिकाऊ विधायक बोल रहे थे तभी बिसाहू लाल को बिकाऊ लाल कह गए। वहीं विधानसभा से सस्पेंड होने का गुस्सा जीतू ने रीवा में उतारा है। जीतू पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को क्या कुछ कहे हैं। आरोप क्या लगा है? ये भीका कोरेगांव का केस है, महाराष्ट्र का, कि षड्यंत्र कर रहे थे ये लोग प्रधानमंत्री जी की हत्या का। लेकिन 3.5 साल में चार्जशीट तक भी पेश नहीं की गई और जमानत नहीं हो रही है। ये कौन लोग हैं? उसमें सुधा भारद्वाज, जो कि जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप थी, वो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के आईआईटी कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और सिटीजनशिप छोड़ के आदिवासी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की लड़ाई लड़ने लगी। उनको भी जेल भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल मिली 3.5 साल बाद, और फिर भी ये कहा कि आप मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी का केस ले लीजिए या कविता जी का केस ले लीजिए, आप जांच करिए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ पाया नहीं गया तो फिर उनको एक अपराधी के रूप में जेल क्यों भेज दिया गया? संविधान और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, बेल इज अ राइट। जमानत हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बेल डिनाई किया जा रहा है। आप जितनी जांच करना कर लीजिए कि जेल भेजने की आवश्यकता क्या है। और जिन लोगों के करप्शन चार्जेस हैं वो अगर भाजपा में चले जाएं तो साफ हो जाता है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अधिकारी जी हो जो हमारी तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नारायण राणे हो, ये सारे वो लोग हैं जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केसेस थे, करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन भाजपा में जाते ही उन्हीं केस खत्म कर दिए गए। जिस प्रकार से गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, उसी तरह से कोई भी आरोप हो राजनेता के खिलाफ जो भाजपा में नहीं है, भाजपा ज्वाइन करिए और सारे आरोप समाप्त, सारे गुनाह माफ। इन्हें हर चीज पर उनको हिंदुत्व को खतरा दिखता है। उन पे मुकदमा दायर करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी उधार बैठे रहते हैं। लेकिन रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग के मंच पर अर्धनग्न महिलाओं के बजरंगबली की मूर्ति के साथ उनका जो प्रदर्शन हुआ, उस पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया?
पठान के फिल्म में दीपिका पादुकोणे के एक ड्रेस पर तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, लेकिन हनुमान जी के सामने इन महिलाओं का जो प्रदर्शन हुआ उस पर ये हिंदुत्व कहाँ गया? हमारी विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? आरएसएस क्या कर रही है? बजरंग दल क्या कर रहा है? तुम्हारे बजरंग जी के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा, तुम चुप क्यों बैठे हो? नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विवेक कहाँ गया? आपका हिंदुत्व कहाँ गया? आपके गृह मंत्री का जो अधिकार है वो कहाँ गया? मुकदमा दायर करिए भाजपा के विधायक पर, रतलाम के भाजपा विधायक पर जिसने आयोजन किया, भाजपा के महापौर पर जिसने आयोजन किया। क्यों नहीं करते हैं? ये केवल धर्म के नाम पर ये आडंबर रचकर शोषण करते हैं लोगों का। साथियों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों की पूरी तैयारी चली हुई है। जनता में भयंकर नाराज़ी है और कांग्रेस पार्टी पूरे हिम्मत के साथ और एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और लड़कर जीतेंगे। जीतू पटवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक उभरता हुआ हमारा युवा राजनेता है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। कॉमरेड हमारे गौतम जी स्पीकर साहब हमारे मित्र हैं, मेरी मित्रता है उनसे, और ये तो कोई चड्डी छाप आरएसएस के तो है नहीं, लेकिन इतने प्रभावित कैसे हो गए जो उनके कहने से निलंबन कर दिया गया। आखिर जीतू पटवारी मांग क्या रहे थे? जीतू पटवारी कह रहे थे कि भाई ये आपके उत्तर हैं मेरे प्रश्नों के। दो प्रश्न क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चा किया, क्या जनता का पैसा क्या पार्टी के आयोजनों में खर्च किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्नों में उत्तर में सरकार ने उत्तर हमें जो दिया उसमें स्पष्ट है, कम से कम 19 जगह पर ये प्रमाण है, 35 जगह प्रमाण है कि हाँ, भाजपा के आयोजनों में भोजन टेंट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। दूसरा प्रश्न था वन्य प्राणियों को लेकर, वो केवल उत्तर पढ़ रहे थे जो सरकार ने उन्हें दिया था। इसमें कौन सी गलत बात जीतू पटवारी ने कर दी, और मुझे तो बड़ा ही निराशा हुई है। जो स्पीकर साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, सीपीआई में रहे हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर वो हमेशा से उनकी प्रतिबद्धता है। बहुत गलत निर्णय हुआ है निष्कासन का। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि विधानसभा चलनी चाहिए, क्यों नहीं चला रहे? मेरे कार्यकाल में हर विधानसभा सत्र लंबे समय तक चलता था। यूँ कि 5:30 बजे की हमारी प्रेस वार्ता थी, उसमें 20-25 मिनट का विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केस लादे जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों की ज़मीनें सस्ते भाव में खरीदे जा रहे हैं, और इफरादी से जिला कलेक्टर आदिवासी की ज़मीन
को बेचने की इजाज़त दे रहे हैं और आदिवासियों का शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि उनको कहा जाता है भाई ये 3 लाख रुपए का एकड़ की ज़मीन है, हम 4 लाख रुपए में तुमसे ले लेंगे तुम बेच दो। परमिशन कलेक्टर दे देता है। भाजपा के अन्य अधिकांश नेताओं ने इस प्रकार ज़मीनें खरीदी है और वही जो सीमेंट प्लांट का जो खनिज उत्खनन का इलाका है उसमें वही ज़मीन जो 3-4 लाख में खरीदते हैं 35-40 लाख रुपए में बिक जाती। इस तरह से शोषण किया जा रहा है। इस देश प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों को सन 1996 में पेसा कानून लागू किया गया था। पेसा कानून वो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास खंडों में लागू करने का अधिनियम है संविधान में। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ मुख्यमंत्री थे कांग्रेस राज में जिसने पेसा को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और ग्राम स्वराज का कानून बनाया था। भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लोकपाल का गठन हो चुका है। लोकपाल के इस संगठन को ऐसे प्रकरण क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं? केजरीवाल जी सबको ईमानदारी का सबक सिखाते थे। कहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक तो पहले से सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे भ्रष्टाचार में। अब मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया गया। उन पर भी बड़ा आरोप है, 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी पार्टी में थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो लोकपाल का उपयोग क्यों नहीं करते जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। एक दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या के जहाँ तक है, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का निर्णय हो चुका है, उनको मिलने लगा है। ओबीसी के भी क्रीमी लेयर के आधार पर उनका इस प्रदेश में 14% का आरक्षण का उनको मिला। यहाँ के हम चाहते हैं 27%। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का वो वर्ग है जो सदियों से जिसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, छुआछूत होती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, बेगार कराई जाती थी, उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। तंत्र पर आज खतरा है, भारतीय संविधान पे खतरा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये भी अजीब बात है, जब भाजपा आती है तो बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, कांग्रेस आती है तो घट जाते हैं। उदाहरण के लिए 10 साल तक हमने बिजली किसानों को मुफ्त में दी, गरीबों को बिजली मुफ्त में दी। भाजपा आई, बिजली के बिल लेने लगी। कमलनाथ जी की सरकार आई, किसान का जो बिल था बिजली का वो रह गया हाफ, और जो डोमेस्टिक लाइट थी, घरू लाइट थी, उसका भी 1 रुपया प्रति यूनिट कर दिया गया 100 यूनिट तक। और आप खुद इसको महसूस करते होंगे कि आपके घरों में भी बिजली का बिल जो 1000, 2000, 3000 तक आता था, कमलनाथ जी की सरकार में वो बिल रह गया था
200, 400, 500 तक। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ सरकार गई, फिर बिजली के बिल ऐसे ना आने लगे। मुझे अभी एप्लीकेशन मिली कि साहब हमें 400, 500 का बिल लगता था, 2500, 3000 का बिल महीने का आ रहा है। क्या कारण है कि भाजपा आती है, कर बढ़ा देती है। पेट्रोल डीजल पर जहां सेंट्रल एक्साइज टैक्स कांग्रेस के ज़माने में डीजल पर 3 रुपये हुआ करता था, आज 32 रुपये है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। पेट्रोल जो 9 रुपये हुआ था वो आज 34 रुपया प्रति लीटर है। लेकिन धर्म के नाम पर वो हर चीज़ माफ़ हो जाती है। खतरा बताते कि हिंदुओं एक हो जाओ, धर्म खतरे में है। अयोध्या जी में राम मंदिर बनाने का किसने विरोध किया? कांग्रेस ने कहा था आप अदालत का फैसला है उसका मानेंगे, माना गया। हम सब लोगों ने चंदा दिया उसमें। शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए का दिया, मैंने 1,11,000 का दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो भगवान राम को तो शरण ही कहीं नहीं मिलता। कैसे आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। अभी पैसा कानून लागू करने की घोषणा भाजपा ने 19 साल बाद उन्हें पैसा कानून याद आया और पैसा कानून के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाने का निर्णय किया। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई कि जब विज्ञापन निकाला तो उसमें कहा कि इसमें टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और नियुक्तियां उनके क्वालिफिकेशन पे, योग्यता के आधार पर की जाएगी। लेकिन उसको निरस्त करते हुए उन्होंने भर्तियां जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों की भर्तियां डायरेक्टली कर दी, जिसका कि घोर विरोध युवा आदिवासियों के द्वारा आज हो रहा है। इस तरह से पूरे तरीके से इन लोगों ने नियम कानून को ताक में रखकर छल किया है। देश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। राहुल गांधी जी का भट्टा परसोल के आंदोलन के बाद कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए लैंड एक्विजिशन का, उसका उसमें प्रावधान किया गया। मुझे मालूम पड़ा है गोविंदगढ़ के अंदर कई किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रामपुर बघेलान में भी मुझे ये शिकायत मिली, सतना में भी शिकायत मिली कि जो पहले वादा किया गया था कि जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जा रही है। कई पद खाली पड़े हैं रेलवे में, उनको भरा नहीं जा रहा है। हम उन आंदोलन करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करेगी, समर्थन करती है। चाहते थे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के अंदर जो पूछना है पूछो में उत्तर देता था, लेकिन आज तो बजट तक पर चर्चा नहीं होती। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, बजट पास। अरे जनता का के हित के बारे में ये सदन है काहे के लिए? ये श्रीनिवास तिवारी जी हमारे अध्यक्ष थे और हमारे विधानसभा के सत्र एक एक बार में महीना महीना 1.5 महीने चलते थे। ये प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा सदन की कार्रवाई कहीं चली है तो दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के कार्यकाल में चली है। लेकिन अब विधानसभा को अलग कर दिया और मनमाना निर्णय ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं।
अनुसूचित जाति जनजातियों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो सजा दो, पूरे परिवार को सजा देने का क्या अधिकार है? ये बुलडोजर संस्कृति के हम खिलाफ हैं। बेरोजगारी का बैकलॉग है, SC ST का भरते क्यों नहीं है? मेरी चुनौती है, जितनी नौकरियां 10 साल में 93 से 2003 के अंदर दी गई, उसकी 1/4 नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी की 19 साल में नहीं दी गई। पंगु बना दिया है हमारे निर्वाचित लोगों को। न सरपंच को कोई अधिकार, न जनपद के सदस्यों और अध्यक्ष को अधिकार, न जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को अधिकार। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में भी पूरा अधिकारी राज चला हुआ है। केंद्र सरकार से जो पंचायतों को पैसा आता है, पंचायतों के पास पहुंचता नहीं है। खुद पंचायत मंत्री 20% का कमीशन लेके अलॉट कर देता है वहीं से। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं और जहां चाहो प्रमाणित कर दूंगा। सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, कितने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तैयार हैं वहाँ। हमारे यहाँ केवल एक है कि कमलनाथ, कोई गुटबाजी नहीं है। उनकी गुटबाजी रंग लाती है और आप गुटबाजी जी जी राजा साहब बिंद में नहीं, आपने कुछ कहा कमलनाथ जी? बोला अभी गुटबाजी कहाँ नहीं है। हाँ। उनकी गुटबाजी एक होकर उनकी विधानसभा रंग लाती है और आपकी गुटबाजी में चौपट हो जाता है पूरा विधानसभा। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी काफ़ी है। इसको आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। और सुन लीजिए, रीवा के अंदर भी है और प्रदेश में भी है। कांग्रेस पार्टी में थोड़ी बहुत हमारी रहती है उसमें कि कौन उम्मीदवार बेहतर बने। धैर्य रखिए, धैर्य, मैं छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ। रुक जाइए, भूलिए मत, आप भूलिएगा नहीं। सुनिए, तो इसलिए धैर्य रखिए और आप गुटबाजी हमारे यहाँ है वो मिटेगी और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ सर, क्या गारंटी है? थोड़ा दिन पहले आपने एक हवाई जहाज खरीदा, उसका एक्सीडेंट करा दिया, फिर एक हवाई जहाज की निविदा बुला ली और इधर कर्जा ले रहे हो। तो ये क्या अभी सारा कर्जा लेके आप हार जाओगे तो आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे तो धार को कैसे उठाएंगे? अगर मैं नहीं पूछूं तो कौन पूछो? आप पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? तो मैं इनको ये बात भूल गया, तो इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। एक विधायक के लिए, एक संसदीय अच्छा कार्यभार एक जनप्रतिनिधि के लिए काला होता है जब उसको निलंबित कर दिया जाए। अगर एक विधायक को सस्पेंड कर दिया, ये कह दिया कि तुम्हें विधानसभा से बाहर रहना है, इसका मतलब वो अपने काम में अपूर्ण है, एक तरह से उसको धब्बा रहता है। साथियों, मैंने कोई गलती नहीं की थी, सब संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप ही बात की थी। कोई नियम कायदे या कोई कानून व्यवस्था के अनुसार मुझे स्पेल नहीं किया, मैंने कोर्ट में भी लगाया है। पर ये अपराध किया किसने? ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष, आपके जिले के जो विधायक होंगे, वो बीजेपी के अगर कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो मैं, बहुत बुजुर्ग है, बहुत सीनियर है, उनके चरणों में सर रखकर उनका सम्मान भी करता है। पर इस तरह का अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति न्याय नहीं करना, ये एक तरह का अपराध है। और मैं रीवा के उनकी विधानसभा के परिवारजनों से, खासकर किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ पावन धरती से कि मेरे साथ जो हुआ उनसे सवाल करो। जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा अन्याय होगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा, तो अल्टीमेटली संविधान और लोकतंत्र बचेगा कैसे? और आज जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है संविधान बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। आज जब राहुल जी बार बार कहते हैं संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको मैनिपुलेट करके एक विचारधारा के लोगों को बिठाया जाता है, जब राहुल जी कहते हैं कि मीडिया, कभी सुना हमने इससे पहले किसी देश में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कितना अपमानजनक व्यवस्था है। मीडिया लोकतंत्र को बैलेंस करती है, चलाती है। हमारे
प्रतिनिधि लोकतंत्र में मीडिया के पत्रकारों से डरते हैं कि यार ये न्याय की बात करेंगे तो उसको पे भी प्रश्न है, तो ये ऐसा देश बनाना चाहते हैं। साथियों, बहुत लंबी बात हो गई है, इतना ही। ये मीडिया के साथी भी यहाँ हैं, उनके सामने भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहने आया हूँ रीवा की धरती पर कि ये आगाज यहाँ से हो, मध्य प्रदेश की एक एक जगह गूंजे कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का भाव, धान का भाव, अनाज का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये विधानसभा अध्यक्ष जी अगर इसका सहयोग नहीं करे तो उनको सबसे पहले वापस रीवा बुला हरा उनको, ये इस ताकत को रोकते हैं, करने को रोकते हैं। तो जो साथी, जो किसान बीजेपी का भी, जो साथी बीजेपी के विचार का काम करता है, किसान है, तो उसको विचार करना चाहिए कि अगर किसान की खेती के मूल्यों का दाम नहीं देगी जो सरकार, तो किसान के बच्चे जैसे आज भटक रहे ऐसे आगे क्या होगा उसके भविष्य का। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात के लिए मुझे निलंबित किया। मैंने जब उनसे दूसरी बात पूछी कि शिवराज जी, आपने 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में ले लिया, हर हफ्ते 500 करोड़ रुपए, हर हफ्ते 500 करोड़ रुपए, और जिस दिन बजट आया उसी दिन 3,000 करोड़ रुपया ब्याज देने के लिए, उसी दिन जिस दिन बजट था वापस कर्जा ले लिया। यहां तक की बात नहीं थी, उसी दिन 27 तारीख को रिजर्व बैंक की एक विज्ञप्ति थी जिसमें 18 साल पहले, 19 साल पहले जो कर्ज लिया था 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ में रिजर्व बैंक नीलाम कर रहा। मतलब एक दिन की 3 घटना, इधर मध्य प्रदेश शासन का बजट आ रहा है, उधर हमारी सरकार 3,000 रुपए ब्याज देने के लिए ऋण लेगी, और 20 साल पहले उसी दिन रिजर्व बैंक 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 के बदले बेच रही है। ये तस्वीर थी मध्य प्रदेश की आर्थिक। क्या ये सवाल पूछना गुनाह था? तिवारी साहब, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी साहब का खूब आशीर्वाद, इसमें प्यार, मोहब्बत और शिक्षा मुझे भी मिली। जब वो विधानसभा में 5 साल थे तो मेरी और उनकी सीट एक थी, तो जो भी बात, जो भी भावना, जो भी अपने विचार, जो भी एक जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मेरे पास से मैं देखता रहता था, सुनता रहता था, समझता रहता था। तो जितना इसने उन्होंने पिछले 5 साल में जब मैं विधायक का मिला, एक बेटे जैसा मिला, एक छोटे भाई जैसा मिला, और सिद्धार्थ का जहां तक सवाल है उससे भी मेरा रिश्ता वही बनवा के गए थे। मुझे याद है जब दिल्ली में हम परिवार के लोग जब 2 बार ऐसी घटनाएं घटी और हॉस्पिटल में रहे, उससे पहले श्रीनिवास तिवारी रहे, तब भी सिद्धार्थ को लोगों ने जो बात कही थी, सिद्धार्थ को याद है, मुझे तो याद होगा। तो मैं परिवार के हिस्से के रूप में यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि देश में एक अलग तरह का वातावरण चल रहा है जिसमें लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान पर प्रहार है, और राहुल गांधी जी को, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी। उसका उद्देश्य मात्र एक था कि देश में जो नफरत और घृणा, इंसान में भेद होने की प्रक्रिया चल रही है, वो भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा नहीं। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा न्याय की है, अधिकार देने की है, त्याग की है, बलिदान की है। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करने की है, गरीब की, सबसे पीछे, सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे पहले ध्यान रखे, इसकी है। साथियों, जब भगवान राम वन में राजा दशरथ के आदेश पे गए थे, तो उनको जब वन में सबसे पहले कौन मिला, तो उनको केवट मिले, उनको सबरी मिली, आदिवासी मिले, किसान मिले, वनवासी मिले, वानर मिले। उस समय भी राजा थे भगवान राम। कई राजा आसपास के राज्यों के बड़े बड़े सिकंदर थे, वो भी उस वन में जब भगवान